नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटी की रिवीजन क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ, जो कि हम कवर करने वाले हैं संविधान का पार्ट 1 भाग 1। और भाग 1 किस बारे में है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारतीय संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करता हूं। देखिए, आप सभी ने पढ़ा था और मैंने आपको संविधान सभा वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा मूल संविधान है ये संविधान हमारा कब लागू हुआ था। तो आपने मुझे डेट बताई थी सर 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था ये आपका आंशिक रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसलिए हम जो 26 नवंबर की डेट है उसको संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा जो बाकी का संविधान है, संविधान के जो बाकी के प्रावधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। यानी कि पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो हमारा मूल संविधान था, इस संविधान में आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और लगभग 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, जिसमें से आज हम संविधान के पार्ट 1 भाग 1 को कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारा भाग 1 है ये किस बारे में है? भारतीय संघ एवं इसका क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर है। और संविधान के पार्ट 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक के आर्टिकल्स में भारतीय संघ को एक्सप्लेन किया गया है, उसकी टेरिटरी को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है चलिए समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद 1 है, हमारे अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब हमारे देश के आर्टिकल 1 में 2 नाम दिए हुए हैं। पहला नाम तो दिया हुआ है इंडिया, दूसरा नाम दिया हुआ है आपका भारत। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हमारे संविधान में देश के कितने नाम हैं, तो आप बताएंगे 2, एक इंडिया है और एक भारत है। और अगर क्रम पता होना चाहिए आपको, तो पहले इंडिया है बाद में भारत है। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब ये जो शब्द है राज्यों का संघ, इसको इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है, अब इसका अपना मतलब है। देखिए, अब हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। राज्यों के संघ का मतलब है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? वो संघात्मक है। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन ये अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था की तरह नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अमेरिका जो है 13 ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक है, 13 ब्रिटेन के उपनिवेश थे जो 1776 में अमेरिका की क्रांति के बाद ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। ध्यान से समझिएगा, 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, मतलब वो जो क्षेत्र था उसमें 13 उपनिवेश थे। वो 13 उपनिवेश, 13 कॉलोनी अमेरिका की क्रांति के बाद ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गई। तो इन 13 क्षेत्रों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते के तहत आपका जो है जुड़ करके
एक देश का निर्माण किया और उस देश का नाम था अमेरिका। तो अमेरिका देश बना। अब अमेरिका देश ये 13 राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम था। आपस में ये लोग समझौते के माध्यम से जुड़ गए और अमेरिकी देश का निर्माण किया। और एक वक्त ऐसा आया कि इन 13 राज्यों की आपस में नहीं बनी, किसी न किसी कारणवश। आप देख रहे हैं भारत में भी समस्या रहती है। भारत में भी धार्मिक मुद्दों पर, आपका कल्चरल मुद्दों पर, भाषाई मुद्दों पर राज्यों के बीच आपस में समस्या रहती है। अमेरिका में भी जब समस्या हुई तो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। और जब गृह युद्ध छिड़ गया तो ये 13 उपनिवेश, ये इसमें से कुछ उपनिवेश अब अमेरिका के साथ रहना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने इन 13 इस गृह युद्ध को दबाया और अमेरिका के संविधान में फिर एक संशोधन किया और लिख दिया कि अब कोई भी राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? तो सेम वही बात है कि अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम था वो एक समझौते का परिणाम था। बाद में समस्या हुई तो सबने अलग होने की कोशिश की। जब हमारा संविधान बना तो हमने ये बात ऑलरेडी अपने संविधान में आर्टिकल 1 में लिख दी कि क्या लिखी कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात कोई भी राज्य भविष्य में संघ से अलग नहीं हो सकता। अब आप सोच कर देखिए हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो कितने मैच्योर थे कि उन्होंने अमेरिका की प्रॉब्लम को देखा था। उन्होंने कहा था समझौते के तहत आपस में जुड़े हैं तो कल को ये लोग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। कल को कोई भी राज्य भारत के लिए भी बोल सकता है कि हमें भारत के साथ नहीं रहना। तो आर्टिकल 1 में सीधा सीधा लिख दिया कि जो हमारा भारतीय संघ है यानी कि भारत देश है, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ है जिन्हें हम राज्य बोल रहे हैं। लेकिन कल को कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच कोई भी समझौता नहीं है। भारत एक है। कल को कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आगे मैं आपको एक चैप्टर में इसको भी बताने वाला हूं, तो उस टाइम पे हमारे देश में 552 देसी रियासतें थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश थे जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया तो उन्होंने इन देसी रियासतों के साथ पता है क्या किया? उन्होंने कह दिया कि ये जो देसी रियासतें हैं या तो ये भारत में शामिल हो जाएं या ये जो भारत से कटकर एक देश बन रहा है पाकिस्तान, ये उसमें शामिल हो जाए या फिर ये स्वतंत्र रहें। अब आप खुद सोच के देखिए कि कौन सी रियासत, कौन सा राजा किसी के अधीन रहना चाहेगा। इन 552 की 552 देसी रियासतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, जब स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तो जो हमें भारत मिलने वाला था वो एक कटा छटा भारत मिलने वाला था। ठीक है, अगर वो भारत मिलता तो आप ऐसा समझिए कि आज की डेट में अगर आपको आंध्र प्रदेश जाना है या अगर आपको कर्नाटक जाना है तो आप वीजा लेकर के जाते क्योंकि सब तो ये स्वतंत्र हो गए थे। ऐसे में एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान था जो आपने पढ़ा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय रियासती मामले देख रहे थे। उन्होंने क्या किया, इन 552 की 552 देसी रियासतों को भारत में शामिल किया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। उसमें कुछ विशेष प्रावधान उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिए आर्टिकल 370 के रूप में, जो कि अब वो भी निरस्त हो चुका है। ठीक है, तो इन 552 देसी रियासतों को भारत में शामिल किया। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये जो राजा महाराजा आज भारत के साथ शामिल हुए हैं
इन्होंने भारत के साथ शामिल होने पे हस्ताक्षर किए हैं, ये कल को अलग भी हो सकते थे अमेरिका की तरह, तो नहीं हो सकते थे। हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि कोई भी राज्य कल को भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि राज्यों का भारत के साथ जुड़ना किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज या समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक इकाई है जो कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बटा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, जस्ट अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, फिर ये वाला डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप अभी ये समझेंगे कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ये बात किस में लिखी है? आर्टिकल 1 में लिखी है। अब यहां पर दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। एक शब्द आता है भारतीय संघ। भारतीय संघ ये समझाना जरूरी है क्योंकि आगे की कहानी इससे तय होगी। दूसरा शब्द आता है आपका भारतीय क्षेत्र। ठीक है, जो भारतीय संघ शब्द है इसमें क्या शामिल है? इसमें आपका केवल राज्य शामिल है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य आपके भारतीय संघ का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण यह है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का क्या है? विभाजन है। और किसके किसके बीच में है? तो एक आपकी संघ सरकार जिसको आप केंद्र सरकार बोलते हो, और दूसरी आपकी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य के बीच में शक्तियों का क्या है? विभाजन है। ठीक है, संघ सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो संघ यानी कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। तो ये जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों को जैसे संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वैसे इन राज्यों को भी अपने यहाँ कानून बनाने का अधिकार। आ रही है बात समझ में? तो संघ जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो भी कुछ विषयों पर कानून बना सकती है। और ये कौन सी विषय है आपके? वो विषय जो किसमें शामिल है? संघ सूची में शामिल है। और वो विषय जो किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। उन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और एक और सूची है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ में क्या शामिल है? केवल राज्य शामिल है, ध्यान रखना। और अभी वर्तमान में इन राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। और ये जो 28 राज्य हैं, ये आपका संघ सरकार की तरह इनके पास भी कानून बनाने की क्या है? शक्तियां हैं। भारतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय क्षेत्र में आपके एक तो राज्य शामिल है, दूसरा संघ शासित प्रदेश शामिल है। संघ शासित प्रदेश जिनको आप लोग क्या बोलते हो? यूनियन टेरिटरी बोलते हो। क्या बोलते हो? यूटी बोलते हो। और दूसरी भाषा में इसको आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हो। ठीक है, तो राज्य शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है, और इसमें भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि भविष्य में अगर भारत के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया जाएगा वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संघ में केवल आपके क्या शामिल है? केवल राज्य शामिल है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। भारतीय क्षेत्र में आपके राज्य शामिल है, यानी कि 28 राज्य इसमें शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश ये कितने हैं? 8, ये भी आपका शामिल है। और भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र, अभी तो भविष्य में कोई अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, पहले थे। पहले जैसे गोवा, पौंडीचेरी, गोवा को पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया था, पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से अधिग्रहित किया गया था।
तो ये क्षेत्र शामिल थे, लेकिन गोवा को बाद में पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले केंद्र शासित बनाया गया, फिर पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही पौंडीचेरी को आपका संघ शासित प्रदेश बना दिया गया बाद में। तो आज संघ जो पौंडीचेरी है वो हमारा क्या है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में आप देखिए ज्यादा इकाइयां शामिल हैं और भारतीय संघ में केवल क्या शामिल है, राज्य शामिल। ठीक है, अच्छा अब एक पेपर में सवाल आता है, अभी लेखपाल का एक पेपर हुआ था, उस लेखपाल के पेपर में पूछा गया कि दिल्ली भारतीय संघ के कितने राज्यों से लगता है। आ रही है बात समझ में, दिल्ली भारतीय संघ के कितने राज्यों से, शायद दिल्ली के बारे में नहीं था, उत्तर प्रदेश के बारे में था कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों से लगता है। अच्छा, अब आप वहां पर जब आप राज्य काउंट करेंगे तो अगर आपने उसमें दिल्ली को काउंट कर लिया तो वहां पर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय संघ में शामिल नहीं। संघ में क्या शामिल है, केवल राज्य। तो जितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं आपको उनको काउंट करना है और उस नंबर पर टिक करना है, उसमें आप दिल्ली को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली भारतीय संघ का नहीं, भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारतीय संघ में केवल राज्य शामिल है। ठीक है, जैसे आज 28 राज्य हैं तो भारतीय संघ में 28 राज्य शामिल है, और भारतीय क्षेत्र में राज्य भी शामिल है, यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, और भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भाग 1 में आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अब यहां पर फिर वही बात हो रही, संघ में, किसमें, संघ में, भारतीय क्षेत्र की बात नहीं हो रही, किसमें, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। यानी कि भारतीय संघ में अभी कितने राज्य हैं, 28। अगर किसी और नए राज्य का प्रवेश करवाना हो, है ना, तो किसके माध्यम से होगा, आर्टिकल 2 के माध्यम से होगा। और ये जो आर्टिकल 2 है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कौन करवा सकता है, कौन करवा सकता है, तो ये कौन करवा सकता है, संसद करवा सकती है। कौन करवा सकती है, संसद। अब आपको पता है संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, 3 लोगों से। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा, इसको शॉर्ट में मैं एलएस लिख देता हूं, और राज्यसभा शॉर्ट में आपका क्या, आरएस लिख देता हूं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलके पार्लियामेंट बनती है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद के पास है, यानी कि क्या करना पड़ता है, एक बिल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है, विधेयक लाना पड़ता है, और इस विधेयक को साधारण बहुमत से, किस बहुमत से, साधारण बहुमत से आपका जो है संसद के दोनों सदनों में पारित कराना पड़ता है। फिर ये बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद आपका जो है किसी भी राज्य का संघ में प्रवेश हो जाएगा। यानी कि आसान भाषा में अगर हम कहें कि संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और संसद ये काम किस बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे सर साधारण बहुमत एक बार हमको बता दीजिए। तो देखिए ये जो लोकसभा है, लोकसभा में अभी जो वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य है वो कितने हैं, वर्तमान सदस्य वो कितने हैं लोकसभा में, तो ये हैं 543 संख्या है लोकसभा में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो संख्या है वो कितनी है, 245। वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 245 है। अब ये जो राज्यसभा है, इस 245 में से 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत। कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत का मतलब है कि इनका निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को चाहेगा, जिसको साहित्य, विज्ञान, कला,
ठीक है, इन सब क्षेत्रों का अगर ज्ञान है तो राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अब बचे कितने, अब राज्यसभा में 245 में से 12 का तो मनोनयन हो गया, कितने बचे 233, और ये 233 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन होता है। लोकसभा में इन 543 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बस लोकसभा के इन 543 का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि कौन करता है, जनता, और राज्यसभा में 233 का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इनको कौन चुनता है, इनको चुनते हैं एमएलए। ठीक है, यानी कि विधानसभा के सदस्य, जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, उनकी विधानसभा के सदस्य, आसान भाषा में इनको कौन चुनता है, विधायक चुनता है। कौन चुनता है, विधायक, और विधायक को कौन चुनता है, जनता। तो यानी कि कैसा हो गया, जनता ने किसको चुना, विधायक को, विधायक ने किसको चुना, राज्यसभा के 233 सांसदों को चुना, यानी कि कैसा निर्वाचन हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। तो इतनी बात आपके समझ में आई। अब साधारण बहुमत क्या होता है, देखिए साधारण बहुमत होता है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, और सदस्यों का बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर दो शब्द है, एक तो उपस्थित और दूसरा मतदान करने वाले। तो देखिए लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, 543, और 543 के 543 को वोटिंग राइट्स प्राप्त है। ठीक है, वोटिंग राइट्स प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 245 राज्यसभा में है, मनोनीत वाले को वोटिंग राइट्स नहीं प्राप्त होते, 233 को वोटिंग राइट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा। लोकसभा में कितने, 543 सदस्य हैं। जिस दिन इस बिल पर, जब किसी राज्य को संघ में प्रवेश करवाना है, बिल लाया जाता है, और इस बिल को जब किसी सदन में पेश किया जाता है, मान लेते हैं कहां पेश किया, लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में जिस दिन पेश किया जा रहा है, उस दिन जितने भी उपस्थित हैं, क्या लिखा है, उपस्थित, तो जितने भी उपस्थित है, उपस्थित कितने हैं, मान लेते हैं उस दिन पूरे 543 उपस्थित हैं, तो 543 का 50% प्लस 1, यानी कि कितना आंकड़ा हो गया, 272। अगर सारे उपस्थित हैं तो लोकसभा में हमें कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, 272। ठीक है, अगर उस दिन 500 उपस्थित हैं तो 500 का 50% प्लस 1, यानी कि 251। अगर आपका 450 उपस्थित है तो 450 का 50% प्लस 1, यानी कि 226। तो जितने भी मेंबर आपके उपस्थित हैं उसका आधा, और उसमें कितना कर दें, 1 जोड़ दें, उतने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। सेम यही लोकसभा में है, 12 वालों को वोटिंग राइट्स है नहीं, सॉरी राज्यसभा में 12 वालों को वोटिंग राइट्स है नहीं, अब 233 है। अगर 233 के 233 उपस्थित हैं तो 233 का आधा और उसमें 1 जोड़ दें, लगभग 116 या 17 के आसपास संख्या आएगी। अगर 200 उपस्थित है तो उसका आधा और उसमें 1 जोड़ दें, तो यानी कि 200 का आधा 100 और 100 में 1 जोड़ दें, 101। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। और अगर इस साधारण बहुमत से दोनों सदनों में बिल पारित हो जाए और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे, तो ये आपका जो है किसी भी राज्य का संघ में प्रवेश हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा। क्या करना है, मैंने जब पढ़ा था मुझे भी टफ लगा था, नहीं समझ में आया था। क्या करना है, क्लास को रिवाइंड करना है, थोड़ा सा रिवाइंड करना है, फिर से सुनना है मैं जो कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठने के लिए। इसीलिए मैंने कहा, जो मैंने बोला आप देखिए कि 50% प्लस 1, जितने भी उपस्थित हैं उनका आधा और उसमें 1 जोड़ दें।
ठीक है। अगर पूरे 543 जब लोकसभा में बिल लाया गया और पूरे 543 उपस्थित है तो 543 का आधा और उसमें एक जोड़ दे, कितना आएगा 272। 272 लोगों के हस्ताक्षर हो गए, बिल लोकसभा से पारित हो गया। अब कहां गया? राज्यसभा में गया। राज्यसभा में जितने उपस्थित हैं पूरे 233 उपस्थित है, 233 का आधा कर दिया और एक जोड़ दिया, यानी कि 117। 117 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, बिल राज्यसभा से पारित हो गया। फिर किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, बिल संसद में पारित हो गया। संसद में पारित हो गया, उस राज्य का आपका संघ में प्रवेश हो गया। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल संघ में प्रवेश हो गया तो अभी 28 राज्य हैं, कितने राज्य हो जाएंगे? 29, है ना, यही चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो गोवा था, ठीक है, तो गोवा आपका राज्य था, तो गोवा का हम लोगों ने क्या किया? अधिग्रहण किया। किससे किया? पुर्तगाल से किया। तो गोवा को शुरुआत में हमने क्या बनाया? गोवा को शुरुआत में हमने बनाया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। पुर्तगाल से कब अधिग्रहण किया था? पुर्तगाल से अधिग्रहण किया था 1961 में। ठीक है। तो हमने अधिग्रहण करने के कुछ समय बाद गोवा को क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब हुआ कि हमने गोवा को पहले किस में शामिल किया? भारतीय क्षेत्र में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश किसका हिस्सा है? भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। अब हमने भारतीय क्षेत्र में शामिल किया। अब हमें गोवा को हमें क्या बनाना था? पूर्ण राज्य बनाना था, यानी कि गोवा को किस में शामिल करना था? भारतीय संघ में शामिल करना था। तो भारतीय संघ में कैसे शामिल करेंगे? तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करके 1987 को गोवा को क्या बना दिया गया? गोवा को क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि गोवा को किसमें शामिल किया गया? संघ में। और कैसे शामिल किया गया होगा? संसद ने आपका बिल लाई होगी, इस बिल को दोनों सदनों में पारित कराया होगा। किस बहुमत से पारित कराया होगा? साधारण बहुमत से पारित कराया होगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो गोवा था वो केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य यानी कि भारतीय संघ का हिस्सा बन गया होगा। तो बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नहीं आसान है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। तो ये है, जब संघ में नए राज्य का प्रवेश करवाते हैं तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 2 किस बारे में है कि किसी नए राज्य को, किसी नए क्षेत्र को किसमें शामिल करना है? संघ में शामिल करना है, यानी कि भारत के संघ का हिस्सा बनाना है। तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य बनाया यानी कि भारतीय संघ में शामिल किया। गोवा ऑलरेडी था। ठीक है। अब गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब हमने उसको पूर्ण राज्य बनाया यानी कि भारतीय संघ में शामिल किया, आर्टिकल 2 के माध्यम से किया। और जो आर्टिकल 3 है वो किस बारे में है कि जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का भारतीय संघ के जो वर्तमान राज्य हैं, कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है। अभी हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है ना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझिएगा आप, बात समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी पाकिस्तान है, ठीक है, अभी तो फिलहाल है, फिलहाल के लिए तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का कोई क्षेत्र भारत के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है। भारत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? देखो मैं आसान भाषा में समझाता हूं। भारत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहित कर लिया जाता है कोई भी क्षेत्र। अब फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ए कोई क्षेत्र है पाकिस्तान का जिसे भारत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहित यानी कि कब्जा। अब कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा शुरुआत में करेंगे तो अभी पाकिस्तान छीनने की कोशिश करता है, कर सकता है, इसलिए हम उसको शुरुआत में क्या बना देंगे? केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। क्या बना देंगे? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद
पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाएगा, केंद्र सरकार का हो जाएगा। ठीक है, और केंद्र सरकार वहां अपनी आर्मी वगैरह लगा के रखेगी कि कल को वापस ये छीने ना हमसे। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब पाकिस्तान के पास वैसे भी नहीं है, अगर एक बार हमारे पास आ गया तो वैसे भी नहीं मान सकता। अब मान लीजिए कि कुछ समय के बाद वहां के लोगों ने भी ये इच्छा जाहिर की कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, है ना, तो अभी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अब इस ए को हम केंद्र शासित प्रदेश से उठाकर किस में बना दे, क्या बना दे, भारत का पूर्ण राज्य। तो पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, अब ये क्या बना दिया हमने, इसको पूर्ण राज्य। तो पूर्ण राज्य कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो अब तो ये बड़ी आसान सी बात हो गई, आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें इसको पूर्ण राज्य बनाना है, यानी कि किसमें शामिल करना है, भारतीय संघ में शामिल करना है। तो अब हम इसको क्या बना देंगे, पूर्ण राज्य बना देंगे, यानी कि भारतीय संघ में शामिल करेंगे। और जैसे ही एक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनेगा, हमारे राज्य कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अब ये पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। अब ये भारतीय संघ का हिस्सा हो गया, 28 की जगह अब 29 राज्य हो गए। अब इस ए में कोई तोड़फोड़ करनी है, इसको 2 राज्यों में कन्वर्ट करना है, इसका नाम बदलना है, कुछ भी करना है, तो अब इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान राज्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वर्तमान राज्य हमारे कितने हैं, 28 है। आ रही है बात समझ में, तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में किसी प्रकार का चेंज करना है, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके करना है। ठीक है, अब कौन कर सकता है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है ये काम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। कौन कर सकता है, संसद। आर्टिकल 2 का भी काम संसद कर सकती है, ये भी काम कौन कर सकता है, संसद। वहां भी आपने देखा था संसद किस बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत से। यहां भी संसद काम किस बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो साधारण बहुमत से वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अच्छा, पुनर्गठन का मतलब क्या है कि पहला, जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, नाम क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, संसद। किस बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत। फॉर एग्जाम्पल, पहले नाम था उत्तरांचल, बाद में हो गया उत्तराखंड, किसने किया होगा, संसद ने। किसका प्रयोग किया गया होगा, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया होगा, और किस बहुमत से किया होगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, अच्छा, दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, किसी राज्य का कुछ हिस्सा उठा करके किसको दे दिया, किसको दे दिया, आपका किसी दूसरे राज्य को दे दिया। आ रही है बात समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार का कुछ हिस्सा उठा करके किसको दे दिया, झारखंड को दे दिया। कौन कर सकता है, संसद। किससे कर सकती है, आर्टिकल 3 से। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। ठीक है, अच्छा, 2 राज्यों को मिलाकर, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। ठीक है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना। ये सारे काम आर्टिकल 3 के माध्यम से कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती। साधारण बहुमत आपको पता ही है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 वोट। आ रही है बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया है, कैसे होगा, कैसे होगा, तो प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि बिल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, बिल। ठीक है, तो ऐसा विधेयक पेश होने से पहले
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए जाता है। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अभी मान लेते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस राज्य को फॉर एग्जाम्पल तोड़ना है। ठीक है, तो ये अभी हमारा यूपी है, और देखिए ये तोड़ना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अभी यूपी है, और यूपी से नीचे वाला हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाना है, बुंदेलखंड फॉर एग्जाम्पल। क्या बनाना है? बुंदेलखंड बनाना है फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है? तो उसकी प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले संसद में क्या लाया जाएगा? बिल लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? बिल। और इस बिल में लिखा होगा कि कितना हिस्सा बुंदेलखंड को मिलेगा, क्या प्रोसेस होगी, ये सारी बातें इस बिल में लिखी होगी। ठीक है, मतलब कितना कितना हिस्सा मिलेगा, कितना इस बुंदेलखंड को कितने जिलों में बांटेंगे, ये सब आपका लिखा होगा। तो बिल लाया जाएगा। जब ये बिल संसद में लाने से पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे। यानी कि जिस राज्य पर प्रभाव पड़ने वाला होता है, उस राज्य के विधानमंडल के पास जाएगा। प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? यूपी पे पड़ने वाला है, यूपी से अलग होने वाला है, तो यूपी की विधानसभा में ये बिल जाएगा, उसकी विधानसभा की राय जानने के लिए। ठीक है, कि क्या जानने के लिए? राय जानने के लिए कि यूपी का विधानमंडल इस समर्थन में है या नहीं है कि यूपी के राज्य का, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्या कर दिया जाए? बंटवारा। ठीक है, अगला क्या है? राज्य विधानमंडल, हाँ, विधानमंडल के पास भेजेंगे। किस लिए? राय जानने के लिए। किस लिए? राय जानने के लिए कि आपकी क्या राय है। ठीक है, अच्छा, राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति को राय भेजेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को राय भेजेगा। तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के भीतर विधानमंडल को राष्ट्रपति को राय भेजनी होती है। ठीक है, तो राय भेजेगा। क्या भेजेगा? कि हाँ भैया हम सहमत हैं, तोड़ दीजिए, या हम सहमत नहीं है, मत तोड़िए। ठीक है, तो ये राय भेजेगा। ठीक है, अच्छा, इस राय का राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर यूपी ने कहा तोड़ दीजिए, तब भी राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं है। यूपी ने मना किया कि मत तोड़िए, तब भी राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगा, या राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से करना चाहेगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, यानी कि विधानमंडल की राय का राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, फिर उसके बाद यदि अब राष्ट्रपति ने कहा, उत्तर प्रदेश ने मान लेते हैं समर्थन दिया या मना किया, इस पर राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब राष्ट्रपति ने इस बिल को संसद में भेज दिया। ठीक है, यदि संसद ने किस बहुमत से? साधारण बहुमत से विधेयक क्या कर दिया? विधेयक पारित कर दिया। ठीक है, विधेयक पारित कर दिया, तो राज्य का क्या हो जाएगा? राज्य में आवश्यक परिवर्तन क्या हो जाएगा? आवश्यक
परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाम बदल रहे हो या आपका विभाजन कर रहा है तो तुरंत उत्तर प्रदेश आपका जो है दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, ये उत्तर प्रदेश को कभी विखंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा यूनाइट राज्य है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जो है आपको इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ऐसा बिल सबसे पहले जो है लाने से पहले किसके पास जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति इस बिल को किसके पास भेजेंगे, जिस राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। ठीक है, निश्चित समय सीमा के भीतर आपका राष्ट्रपति राय भेजेगा, वो विधानमंडल राय भेजेगा, इस राय का राष्ट्रपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर संसद ने इसको साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो जो परिवर्तन वो चाहते वो परिवर्तन हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी समझ लो कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नामो निशान तक गायब कर सकती है। अभी 28 राज्य है, ठीक है, अभी 28 राज्य में से कोई भी एक राज्य उठा करके संसद किसी दूसरे राज्य में शामिल कर देगी, अगले दिन से उस राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये पावर है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास हमारी। आ रही बात समझ में? तो ये है आर्टिकल 3 की पूरी प्रोसेस। तो आर्टिकल 3 भी हमारा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए मैं आपको बता दें कि अगर संसद अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी कार्य करती है या अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी कार्य करती है तो उसे संविधान में चेंज नहीं माना जाएगा। देखिए संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत मैं आपको कभी समझाऊंगा। ऐसे आप समझ लीजिए कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो संविधान में संशोधन करना टफ होता है, 2/3 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो वो टफ होता है और ये काम संसद किस बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से। तो कुल मिला के अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि ये विशेष बहुमत से नहीं होगा। किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 50% + 1। संविधान संशोधन नहीं है, ये प्रक्रिया टफ नहीं है, ये प्रक्रिया संसद के लिए बहुत आसान है। संसद चाहे तो एक चुटकी में इसी राज्य का नामो निशान समाप्त कर सकती है। आ रही है बात समझ में? तो यही बात आपका किस में लिखी है? आर्टिकल 4 में लिखी। ठीक है, अब आगे एक और बात, अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक हो गए। एक मामला जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक मामला है जो इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरूबारी संघ मामला कहते हैं। ठीक है, बेरूबारी संघ मामला कहते हैं। और ये मामला कब आया था? 1960 में आया था, 1960 में आया था। अब ये मामला क्या है? देखिए मामला क्या है कि जब विभाजन हुआ तो शुरू में पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सीमा विवाद हुए। ठीक है, बहुत सारे सीमा विवाद हुए। अब यहां पर पश्चिम बंगाल, ये आपका जो है यहाँ पर आपका क्या है? ये पश्चिम बंगाल है और ये आपका जो है ये पूरा बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा पश्चिम बंगाल जो यानी कि भारत और जो वर्तमान बांग्लादेश है, ठीक है, और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को सॉल्व करना था। अब इस भारतीय क्षेत्र में एक हिस्सा आ रहा था जिसका नाम था, इस हिस्से का नाम था बेरूबारी। क्या नाम था? बेरूबारी। और सीमा विवाद को हल करने के लिए, ठीक है, इस बेरूबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देना था, यानी कि भारतीय देश का हिस्सा, भारत देश का हिस्सा दूसरे देश को देना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? संघ में नए राज्य का प्रवेश करवा सकते हैं, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। अब यहां पर क्या केस बन रहा है कि किसी एक भारतीय
राज्य को, भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देना है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं, विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो लोग रह रहे थे, ठीक है, जो लोग रह रहे थे, अब ये हिस्सा बेरूबारी का हिस्सा तो ये जा रहा था पाकिस्तान में, तो यहाँ जो लोग रहे थे, जिनकी जमीन थी, जिनकी मकान वगैरह थे, वो सब पहुंच गए न्यायालय और उन्होंने कहा कि भारत के पास संघ में प्रवेश करवाने का तो अधिकार है, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है, लेकिन भाई साहब कोई भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को देने का अधिकार नहीं। तो ये तो यार गलत बात है, ये आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल गया, सुप्रीम कोर्ट में गया कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंप सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एससी ने कहा, देखो यहां पर एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, संसद ऐसा कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है, यानी कि किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि संसद ऐसा कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये प्रक्रिया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नहीं की जा सकती, यानी कि इस प्रक्रिया को आसान नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, संसद ऐसा कर सकती है, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और आपने मुझे अभी बताया कि सर जी 2 और 3 से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो साधारण बहुमत से किया जाता है, जो कि बहुत आसान है। और अगर भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंपना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है। तो संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अभी आपने देखा एक 100वां संविधान संशोधन बिल आया था, जिसमें बांग्लादेश के साथ हमें कुछ सीमा विवाद सॉल्व करने थे, तो 2015 में लाया गया था। तो उसमें हमें कुछ अपने हिस्से, बांग्लादेश को कुछ छोटे छोटे हिस्से देने थे, क्षेत्र देने थे, और कुछ उनसे हमको लेने थे। ठीक है, सीमा विवाद ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, तो उसके लिए हम संसद को संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र को, किसी विदेशी क्षेत्र को, किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को देंगे तो उसके लिए 2 और 3 वाली प्रक्रिया, साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया नहीं होगी, विशेष बहुमत यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आप अगर आपको जहां जहां चीजें ना समझ में आए, मैंने भी जब चीजें पढ़ी है, मैंने भी जब बुक से पढ़ा है, तो मैं बार बार अंडरलाइन करके चीजों को समझने की कोशिश करता था। तो अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार आप जो है क्लास को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आती है फिर देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप जब बार बार इस चीज को देखेंगे आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।